हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। यूपी जूनियर एडिट एग्ज़ाम अब आपके नज़दीक धीरे धीरे आता जा रहा है। उम्मीद करती हूं कि आपकी जो तैयारी है अच्छी हो रही होगी। तो कुछ तैयारी में चार चांद लगाने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, और आज एक और सीरीज़ लेकर आई हूँ जिसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। तो आप इस जितने भी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस हैं जूनियर एडिट के, वो आप सभी देखें, आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में चले जाएं और जितने भी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। और आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, ये सब कुछ आपको अनअकैडमी पर मिलता है। कंप्लीट एग्ज़ाम की तैयारी आपको अनअकैडमी पर करवाई जाएगी। आप अगर सीटेट, यूपीटेट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस, तो आपको सभी के बैच कोर्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप मुझे फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि फ्री लाइव क्लासेस मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ, ईवीएस, हिंदी और एसएसटी की। तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी पर। डेली टाइमिंग है 12:30, 3 बजे और रात को 9:30 बजे। तो इन तीनों टाइम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? और कोई भी चार्जेस नहीं है मेरी क्लास के लिए। आपको बस अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अनलॉक कोड यूज़ करना है, क्योंकि आप अनलॉक कोड यूज़ करेंगे तभी आप मेरी जो लाइव क्लास होगी उसको अनलॉक कर पाएंगे, बिल्कुल फ्री देख पाएंगे। और अनलॉक कोड में क्या लिखना है? प्रतीक्षा टेट लिखना है, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट। क्लियर? चलिए, और आपको बता दूं कि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसमें 10% का डिस्काउंट पाने के लिए भी रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट का यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी भी फ्री लाइव क्लास, टेस्ट, क्विजेस को भी अनलॉक कर सकते हैं इसी रेफरल कोड से। तो यूज़ माय रेफरल कोड टू अनलॉक फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस एंड गेट 10% ऑफ ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन अब इसको समाप्त करके कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि 301 के तहत आ गया है, अनुच्छेद 301 के तहत। और ये कौन सा अधिकार की मैं बात कर रही हूँ? ये मैं बात कर रही हूँ अधिकार सी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पहले ये मौलिक अधिकार होता था, लेकिन अब नहीं है। अब इसको समाप्त करके कानूनी अधिकार के अंतर्गत, संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत। और ये किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ? ये अगर आपसे पूछा जाए तो 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1978 में हुआ था। इसके तहत इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में रखा गया, 300A। क्लियर? ये तीनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बाकी 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार, जिसे हम आर्टिकल किस में रखते हैं? आर्टिकल 32 में रखते हैं, आर्टिकल 32 में रखते हैं। और इसी आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। तो क्वेश्चन आता है, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार या उपचारात्मक अधिकार, ऐसे आएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही आता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, B.R. अम्बेडकर नहीं है, तो संविधान की आत्मा ऐसे प्रस्तावना को कहा जाता है। क्लियर?
चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। किस बौद्ध विद्वान ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया? और कनिष्क के दरबार में कौन था बौद्ध विद्वान? ये थे अश्वघोष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो अश्वघोष की रचना है, बौद्ध विद्वान थे, तो इनकी एक रचना है जिसका नाम है बुद्ध चरित। अगर पूछा जाए अश्वघोष की पुस्तक का नाम या बुद्ध चरित किसकी है, तो आपका आंसर क्या होगा? अश्वघोष। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? और मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर अपना लिख कर रख सकते हैं या बता सकते हैं, कमेंट में भी आंसर दे सकते हैं। और इसका सही आंसर है समताप मंडल। तो हमारा जो वायुमंडल है वो 5 भागों में बटा हुआ है, 5 परतों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले सबसे नीचे जो परत है जैसे मंडल है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी होती है समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, चौथी है आयन मंडल, पांचवी है बहिर्मंडल। क्लियर? ये 5 परतों में हमारा वायुमंडल बटा हुआ है। इसमें ओजोन परत पूछा है तो ये दूसरी जो लेयर है, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में होती है। क्लियर? क्षोभ मंडल से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और समताप मंडल से भी आते हैं। जैसे मौसमी घटना है, मौसम परिवर्तन, जैसे बारिश आना, बिजली कड़कना, ये सारी जो घटना है, मौसम का जो परिवर्तन है, मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, वो किस मंडल में होती हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल होगा, क्षोभ मंडल। क्लियर? ट्रोपोस्फेयर भी इसको कहा जाता है। आयन मंडल में क्या होता है? आयन मंडल में रेडियो तरंगें, रेडियो तरंगें किस में परावर्तित होती हैं, किस परत में परावर्तित होती हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? आयन मंडल होगा। तो एक छोटा सा रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम पास ही है, तो जो चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के तहत पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, आरक्षित अनुपात को डैश भी कहा जाता है। आरक्षित अनुपात को क्या कहा जाता है? और सही जवाब है नकद आरक्षित अनुपात। ये कुल जमा का एक विशिष्ट हिस्सा है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरक्षित के रूप में रखा जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए रखा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घूमर किस राज्य का क्षेत्रीय नृत्य है? और आसान सा प्रश्न है, अगर आपने पद्मावत देखी है तो काफ़ी फेमस था सॉन्ग घूमर घूमर, और ये राजस्थान का है। बिल्कुल सही, सही जवाब राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है उत्तराखंड से शुरू हुआ था। इसके जो प्रणेता थे वो थे सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा। इनका 21 मई 2021 में ही देहांत हुआ है। और ये चिपको आंदोलन जो था पौधों की सुरक्षा, पेड़ों की सुरक्षा से संबंधित था। क्लियर? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो उत्तराखंड से हुई है, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर टाइगर परियोजना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना है। ये कब चालू हुई? अक्सर क्वेश्चन आता है, तो ये भी ध्यान रखिए। 1973 में टाइगर परियोजना स्टार्ट हुई थी, 1973 में। किसने की थी? प्रधानमंत्री 1973 में थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। क्लियर? और कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये उत्तराखंड के कौन सा नेशनल पार्क है?
खंड के हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? पहले हेली से जाना जाता था, अब उसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट, जो कि यूके नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ की भी सुन लो भाई। मगरमच्छ जो है 1975 में हुई थी मगरमच्छ परियोजना। और पौधों का जो पालन पोषण, ये कोई परियोजना नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य पौधों का पालन पोषण करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? आनंद मठ, ये वही पुस्तक है जिससे क्या लिया गया है? जिससे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्लियर, जो लास्ट वीडियो था। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कौन सी है भारत की सबसे ऊंची चोटी? वैसे अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो है नंदा देवी। नंदा देवी है ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन लग रहा है या कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट में ज़रूर लिखें। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? और इसका सही जवाब है RS शर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्र पक्षी सभी जानते हैं, राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर है। लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस जो है मोर का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज, पूर्वी भारत का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन कौन सा है जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? नैनीताल, ऊटी, दार्जिलिंग या मसूरी? सही जवाब ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, कल्की महोत्सव उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की महोत्सव मनाया जाता है। संभल जिला उत्तर प्रदेश में है। और ये जो महोत्सव है नवंबर के महीने में ही आयोजित होता है और 5 दिन तक ये चलता है। नेक्स्ट इज, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? और ये गुरु कौन थे जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया? तो 10 गुरु हैं सिखों के, और इसमें सही आंसर जो है वो है गुरु अंगद देव, ऑप्शन ए। ये सिखों के दूसरे गुरु हैं, सेकंड वे, ठीक है, सेकंड गुरु हैं। क्लियर? और पहले कौन है? गुरु नानक। तो 10 नाम है, एक क्वेश्चन आपका इससे पूछा जा सकता है। नानक के बाद अंगद देव, इसके बाद अमरदास, इसके बाद रामदास, इसके बाद अर्जन देव, इसके बाद हरगोविंद, इसके बाद हरराय, देन हरकिशन। ये 3 हर एक साथ हैं। क्लियर? फिर तेग बहादुर,
गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। और लास्ट जो थे ये ही थे, गुरु गोविंद सिंह। क्लियर। चलिए अब इसके बाद जो गुरु का पद था वो खत्म कर दिया और किसे माना, ग्रंथ साहिब, ग्रंथ साहिब को माना। तो ये जो ग्रंथ साहिब है यानी कि उनकी जो पुस्तक है उसको ही माना जाता है। गुरु का पद 10वें गुरु के बाद समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एफटीपी का मतलब क्या है? एफटीपी का तो कंप्यूटर से रिलेटेड, और इसका सही आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 110। 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है, डैश हर्ट्ज से कम आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रय इंफ्रासोनिक कहा जाता है। और ये 20 हर्ट्ज यानी कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, इससे कम की आवृत्ति को इंसान नहीं सुन सकते हैं। 20 से 20,000 तक की जो आवृत्ति होती है वो इंसानों के लिए होती है, लेकिन 20 से अगर कम होगी तो इस प्रकार की तरंगों को आसानी से इंसान यानी कि मनुष्य पता नहीं लगा सकते हैं। जैसे भूकंप की, ज्वालामुखी विस्फोट की तरंगें जो होती हैं ना, ये 20 हर्ट्ज से कम होती हैं यानी कि पता नहीं चलता। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भारत और फ्रांस ने डैश में 3 दिवसीय वरुण 2021 में नौसैनिक अभ्यास का समापन किया है। और ये कौन से सागर में किया है? अरब सागर। एक बार पहले भी पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, तो ये गुजरात में है, स्थित है, लोथल गुजरात में है। प्राचीन बंदरगाह है, डॉकयार्ड, भारत में प्राप्त सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह है जो कि साबरमती और भोगवा नदी के बीच स्थित है। साबरमती और भोगवा नदी के बीच स्थित है। क्लियर, गुजरात में। नेक्स्ट है भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य में पाई गई थी? और ये पाई गई थी झारखंड में। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा खदान झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? और ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर, पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का स्रोत नहीं है? यातायात, निर्माण, बात करना, औद्योगिक गतिविधि। तो बात करना ध्वनि प्रदूषण का स्रोत नहीं है, बाकी अलग अलग हैं। लेकिन चिल्लाना वो ध्वनि प्रदूषण में आएगा, नॉर्मल बात करना नहीं आएगा। रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? रेडियोथेरेपी, तो ये है ऑप्शन सी, रेडॉन। रेडॉन है रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख गैस। नेक्स्ट इज, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 वर्ष के द्वारा। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से किसे व्हाइट विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है? और ये जिंक सल्फेट है जिसे व्हाइट विट्रियोल के नाम से भी, सफेद विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है, जिंक सल्फेट को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है? तो स्थलीय ग्रह नहीं है नेपच्यून। नेपच्यून नहीं है। शुक्र, मंगल, बुध स्थलीय ग्रह हैं। तो स्थलीय ग्रह आंतरिक ग्रहों को कहते हैं, ये ध्यान रखिए, आंतरिक ग्रह। और दूसरे होते हैं बाह्य ग्रह। तो 8 ग्रह हैं टोटल, 4 आंतरिक में आते हैं। कौन कौन से? जो सूर्य के पास में हैं, जिसमें हमारा शुक्र, मंगल, बुध और पृथ्वी आ जाएगा।
क्लियर। और बाकी के बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये ग्रहाय ग्रह में आ जाएंगे। ये स्थले आंतरिक ग्रह ही स्थलीय ग्रह हैं। और भ्राय ग्रह इनको जोवेलियन, इनको स्थलीय ग्रह कहते हैं, इनको जोवेलियन ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रह, सॉरी, जोवियन ग्रह या विशाल ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के बाद वाले जो ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो मंगल तक के ग्रह आंतरिक ग्रह हैं और मंगल के बाद यानी कि क्षुद्र ग्रह से पहले के ग्रह आंतरिक ग्रह और क्षुद्र ग्रह के बाद के ग्रह बाह्य ग्रह, जोवियन या विशाल ग्रह, जिसमें हमारा अरुण, वरुण, नेपच्यून, यूरेनस दोनों ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मई 2021 में निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य को यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया गया है? और सही जवाब है डी, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगाबाद अभ्यारण्य जो है ये असम में है। बक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। पेरियार जो है केरल में है। और सतपुड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो हाल ही में इसी को यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है? जीवाणु रोग का उदाहरण, और ये है टाइफाइड। टाइफाइड जो है जीवाणुओं के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट इज, किसे प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया। तो ये हैं भारत के दादाजी, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और इसी के साथ ये आज की क्लास हमारी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन और उससे संबंधित जानकारी अच्छी लगी हो। तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।